अहाते में खूबसूरत फूल लगे हुए थे और उस अहाते के चारों सिमत ऊंचे ऊंचे दरख्त झूल रहे थे। पस मंज़र में बहुत हसीन मनाजिर बिखरे हुए थे। एक निगाह देखते ही ये इमारत बेहद शानदार नजर आती, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इमारत में ज़्यादा अफराद नहीं थे। इसका सदर दरवाज़ा भी खुद शैला मुखर्जी ने ही खोला और मुझे अपने साथ लिए हुए अंदर दाखिल हो गई। मैंने इस इमारत का जायज़ा लिया और इसके बाद शैला मुखर्जी के इशारे पर उस सोफे पर बैठ गया जो सामने पड़ा हुआ था। उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और बोली, मुझे हैरत है आकिल जी, रास्ते भर खामोश रहे आप। तो फिर क्या करता, मैंने सवाल किया। ये नहीं पूछा आपने कि मैं आपको कहाँ लिए जा रही हूँ। मैंने एक लम्हे तवक्कुफ किया और सोचा कि शैला के साथ मेरा अंदाज़ क्या होना चाहिए। फिर एक फ़ैसला करने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ज़िंदगी में चंद ही लोग ऐसे आते हैं शैला मुखर्जी जिन पर एतमाद किया जाता है, और तुम उनमें से एक हो। शैला हैरान हो गई। हो सकता है मेरा ये ख्याल गलत हो, लेकिन दो ही बातें होती हैं, गलत या दुरुस्त। बहुत बड़ी बात कह दी आपने आकिल जी महाराज। मैं आपके लिए परेशान हूँ, और अगर यकीन करना चाहें तो ज़रूर कर लें कि मेरा भी दिल आपसे लग गया है। कोई अच्छी बात है आपके अंदर जो मुझे अंदर से मुतासिर करती है, और ये बात आज की नहीं है, बहुत पहले से ऐसा है। क्यों? इसका जवाब शायद मेरे पास नहीं है, और ना ही मैं इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करूँगी। मेरे पास क्यों आई थी? मैंने पूछा। अभी की बात कर रही हैं ना? हाँ, गुरुजी ने हुक्म दिया था कि अब आपको निकाल लाऊं। जगराजन राज ने? हाँ, बदकिस्मती ये है कि हम लोग गुरुजी की हदायत के मुताबिक अमल करते हैं। उनके कहे बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। अगर तुम मान लो मेरी बात, तो मैं तुम्हें यह ज़रूर बताऊंगी आकिल जी कि गुरुजी की शक्ति का मुकाबला मुश्किल है, बल्कि यह समझो नामुमकिन है। वो बहुत महान हैं और उनके पास इतना कुछ है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। यहाँ इन अंग्रेज़ों पर काबू पाने के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस आसान तरीन काम करते रहे हैं। लेकिन ये काम सिर्फ चंद अफराद जानते हैं कि गुरुजी काले इल्म के माहिर हैं, और इतना कुछ है उनके कब्ज़े में कि अगर कोई उनके मुकाबले पर आ जाए तो उसे बहुत बुरी शिकस्त खानी पड़ेगी। मैं खामोशी से शैला मुखर्जी का चेहरा देखता रहा। मेरे जहन में कुछ तब्दीलियाँ पैदा हो रही थीं। तब मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त तो मैं तुम्हारा शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा शैला मुखर्जी, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किलात का शिकार हो गया हूँ। वैसे ये इमारत खाली है, क्या ये इमारत भी जगराजन राज की है? हाँ, उन्हीं की है। यहाँ और कोई नहीं है? अभी तो कोई नहीं है, लेकिन मैं टेलीफोन करूँगी और कुछ मुलाजिम यहाँ पहुँच जाएंगे जो हमारा ख्याल रखेंगे। अब तुम्हें और मुझे कुछ दिन तक यहीं रहना है। बहुत से काम है तुमसे, बहुत सी बातें करनी हैं। हो सकता है गुरुजी भी यहाँ आकर तुमसे मुलाकात करें। शैला मुखर्जी, गुरु जगराजन राज जो कुछ भी करें, मुझे उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम शायद चोर दरवाजे से मेरे दिल में दाखिल होती जा रही हो। मैंने शैला को देखते हुए कहा, और उसके चेहरे पर मेरे अल्फाज से नुमाया तब्दीली नजर आई। उसने आहिस्ता से कहा, इसका मतलब है कि हम दोनों ही एक दूसरे से मुतासिर हैं। लेकिन देखो आकिल जी, ये अल्फाज कहने के बाद इनसे फिर ना जाना। तुमने एक बार पहले भी मुझसे कहा था कि मेरे और तुम्हारे बीच मजहब हाइल है। तुम बहुत पुरानी बातें करते हो। यहाँ कौन इन तमाम चीज़ों को मानता है? अपना मतलब निकल जाए, बाकी सब ठीक हो जाता है। मैं कब कहती हूँ कि तुम अपने लिए अपना धर्म छोड़ दो? ना मुझसे ये बात कहो। धर्म पर चल ही कौन रहा है? ना मैं ना तुम। और फिर ख़ास तौर से लंदन की इस बुरी फिज़ा में हम अपना दीन धर्म तो भूल ही गए हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं? तुमसे बहुत सी बातें करनी है शाला। यहाँ खाने पीने की कुछ चीज़ों का बंदोबस्त होगा, सब कुछ है यहाँ। समझ लो हमें बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं टेलीफोन करके मुलाजमों को बुला लेती हूँ। मैंने शाला को इसके लिए मना नहीं किया। मेरे जहन में जो तब्दीलियाँ पैदा हुई थीं, अब मैं उनके तहत अमल करना चाहता था। शैला ने दूसरे कमरे में जाकर टेलीफोन किया और मैं अपनी जगह से उठकर इमारत के मुख्तलिफ कोशों में घूमने लगा। बहुत ज़्यादा तवील इमारत नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी निहायत खुशनुमा और निहायत कीमती चीज़ों से आरास्ता। शैला ने मुझे एक राहदारी में पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, ये अच्छी बात है कि तुम अपने रहने की जगह देख लो। हाँ आओ, कहीं बैठती हैं, कुछ चाय वगैरह का बंदोबस्त करो तो अच्छा है। मैं पानी रख आई हूँ, अभी लेकर आती हूँ, जहाँ दिल चाहे बैठो। और मैंने एक राहदारी में ही पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठने का फ़ैसला कर लिया। यहाँ से इमारत का वो अकबी मंजर नज़र आता था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर के बाद शैला चाय ले आई। हम दोनों चाय पीने लगे। मैं चाय के छोटे छोटे घूंट लेते हुए शैला का चेहरा देख रहा था और मेरी आंखें अपना अमल कर रही थीं।
मेरा जहन उसके जहन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था और फिर मैंने तजुर्बे के तौर पर उससे कहा, शैला चाय की प्याली अपने सर पर रख लो। वो खामोशी से मेरी सूरत देखती रही। फिर उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने चाय की प्याली अपने सर पर रख ली। खड़ी हो जाओ, मैंने उससे कहा और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसके चेहरे के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं थी। बैठ जाओ, मैंने उसे कहा और वो बैठ गई। अब चाय पियो, मैं फिर बोला और उसने चाय की प्याली से छोटे छोटे घूंट लेना शुरू कर दिए। शैला, तुम्हारा नाम शैला नहीं बल्कि फरीदा है, मैंने कहा और वो खामोशी से मेरी सूरत देखती रही। क्या नाम है तुम्हारा, मैंने पूछा। फरीदा। और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? वो खामोशी से मेरी सूरत देखती रही और फिर मैंने उससे कुछ और ऐसी बातें कही जिनसे मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि वो मेरे जहन के ज़ेर असर आ गई है। इस तरह बराह रास्त किसी पर अमल करने का यह पहला तजुर्बा था, लेकिन इस तजुर्बे में अभी तक मुझे कामयाबी हासिल हुई थी। तब मैंने शैला से कहा, देखो शैला, मैं तुमसे कुछ बातें करूँगा, ऐसी बातें जिनका जवाब तुम्हें भी देना होगा, लेकिन जब मैं ये बातें ख़त्म कर लूँ तो तुम इन सारी बातों को भूल जाना और वहीं से आगे का आगाज़ करना जहाँ से हम ख़त्म कर रहे हैं। मसलन ये चाय की प्याली तुम्हारे सामने है, तुम इसे नीचे रख दो। इसकी जितनी चाय तुमने पी ली है, तुम जब मेरी बातें सुनने के बाद होश में आओगी तो चाय वहीं से पीना शुरू कर दोगी और तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि मैंने तुमसे क्या बातें की हैं। मेरी इस बात का जवाब दो, क्या जो कुछ मैंने कहा है तुम्हें कबूल है? हाँ, मुझे कबूल है, उसने आहिस्ता से जवाब दिया और मेरे दिल में खुशी की एक लहर बेदार हो गई। मैं थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर चुका था। हिप्नोटिज्म में इस किस्म के अमल हुआ करती हैं और हिप्नोटिस्ट अपने मामूल को ट्रांस में लाकर उनसे कुछ कराता था, लेकिन यह हिप्नोटिज्म नहीं था क्योंकि मैंने इसकी कोई मश्क नहीं की थी, बल्कि ये वो कुव्वत थी जिसके बारे में आज तक मुझे बताया जाता रहा था। गो इसके अमली तजुर्बे कई बार हो चुके थे और ख़ास तौर से शतरंज के खेल में या फिर रेस कोर्स में मैं उन तजुर्बों को दोहरा चुका था, लेकिन अब ये तजुर्बे बाकायदा अमली शक्ल में आ रहे थे। मैंने शैला मुखर्जी से पूछा, अब मुझे गुरु जगराजन राज के बारे में बताओ। पहली बात यह कि वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है। शैला चंद लम्हात खामोश रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं जानती वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है। तुम्हारी उससे मुलाकात कहाँ हुई? यहीं लंदन में। तुम यहाँ लंदन में क्या करती थी? मैं तालीम हासिल करने के लिए आई थी और उसके बाद मैं गुरुजी के खास आदमियों में शामिल हो गई। पद्मशाला क्या है? पद्मशाला गुरुजी का घर है और वहाँ वो अपने काले इल्म का अमल करते हैं। कांच की देवी क्या है? कांच की देवी गुरुजी का मान है। गुरुजी ने अपने काले इल्म का सारा खजाना उस कांच की देवी में भर रखा है और वो सारी बातें गुरुजी को सच्ची बताती है। उसके और कौन कौन से साथी दुनिया भर में फैले हुए हैं, मैं उनके नाम नहीं जानती। हमाद यमनी के बारे में जगराजन का क्या ख्याल है? गुरुजी का ख्याल है कि तुम उसके मददगार हो, वरना वो उसे सिर्फ एक शोभदागर मदारी मानता है और उस दिन जो कुछ हुआ वो तुम्हारा किया धरा था, उसका नहीं। लेकिन गुरुजी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। कांच की देवी जब मुझे अपने काम में लाने में नाकाम रही तो जगराजन ने क्या सोचा? गुरुजी परेशान है। एजाज को जानती हो? वही लड़का जो मेरा कज़न है और जिसे पद्मशाला में देखा गया था। हाँ जानती हूँ। उसे वापस क्यों किया गया ये नहीं जानती। गुरुजी ने खुद उससे तन्हाई में थोड़ी देर तक बातें की और इसके बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। इंस्पेक्टर जेम्स होल्डन को कैसे ये बताया गया कि कैथराइन का केस उसके पास नहीं है? इंस्पेक्टर जेम्स होल्डन को पद्मशाला में बुलाया गया और इसके बाद गुरुजी ने उसे अपने इल्म का शिकार कर लिया। क्या नगमा यानी एजाज की बहन को गुरुजी ने कोई चीज़ भिजवाई थी? वो कैसे पागल हुई? मैं नहीं जानती। पद्मशाला में जो लोग गुरुजी की भक्ति करते हैं, क्या वो गुरुजी के शिकार हैं? नहीं, वो सब उनके अकीदतमंद होते हैं। गुरुजी सिर्फ उसे अपने इल्म का शिकार बनाते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। पद्मशाला में कितने आदमी हमेशा हुआ करते हैं? काफ़ी होते हैं, कभी उनकी गिनती नहीं की गई। कभी उनमें से किसी ने पद्मशाला में कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो गुरुजी के मर्जी के खिलाफ हो। नहीं, वो अकीदतमंद होते हैं और वही करते हैं जिसमें गुरुजी की खुशी हो। ठीक है, और अब तुम अपनी असल हैसियत में आ जाओ और ये भूल जाओ कि मैंने तुमसे क्या बातें की हैं। मैंने उसे हुक्म दिया और उसने आंखें बंद कर ली। मैं खामोशी से अपने चाय के घोंट लेता रहा। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर चाय की प्याली उठाई। उसके चेहरे पर वो सूनापन ख़त्म हो गया जो चंद लम्हात पहले कायम था और अब वो फिर जिंदगी में वापस लौट आई। उसने चाय की प्याली होंठ से लगाते हुए कहा, अरे ये तो एकदम ही ठंडी हो गई। हाँ, मेरा ख्याल है मुझे भी थोड़ी सी चाय दो। वो खामोशी से चाय बनाती रही और फिर उसने प्याली मेरे सामने रखकर अपनी प्याली से एक घोंट लेते हुए कहा, यह बेहतर रहेगा अकिल जी कि तुम गुरुजी से समझौता कर लो।
वैसे गुरुजी की शक्ति का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तुमसे वो बस इतना काम लेंगे कि अगर कहीं तुम्हारी ज़रूरत पेश आई तो तुम्हें इस्तेमाल किया जाए। वो तुमसे बहुत मुतासिर हैं। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें परेशानियां उठानी पड़ेंगी। अब तो यही अंदाज़ा होता है शैला। लेकिन एक बड़ा अजीब मसला है। क्या जगराजन जी क्या मुझ पर भरोसा कर लेंगे? और क्या वो मुझे ऐसे काम नहीं देंगे जिनसे मुझे इख्तलाफ हो? ये बातें तुम उनसे कर सकते हो। वह तुमसे कोई ना कोई समझौता ज़रूर कर लेंगे। मुझे सोचने का मौका दो। वैसे तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया है, यानी मुझे पुलिस के चुंगल से बचा लाई हो। गुरुजी से मेरा शुक्रिया अदा कर देना। गुरुजी ने खुद मुझे तुम्हारे पास भेजा था। भला इसमें मेरा क्या एहसान है? क्या मैं यहाँ कैदी की हैसियत से रहूँगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम बिल्कुल आज़ाद हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर मैं कहीं चली भी जाऊँ तो तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हो। मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। अब जो मंसूबा मेरे जहन में आया उस पर अमल करने के लिए काम करना था। वैसे भी अब मैं पुलिस का मरकज़ निगाह नहीं था। जहाँ तक एलिस रोडियो का सवाल था, अभी उसके सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि अपना तजुर्बा मुकम्मल न कर लूँ, और मैंने इस सिलसिले में काम भी शुरू कर दिया। वो रात शैला मुखर्जी मेरे साथ रही और मैं उसे मुसलसल बेवकूफ़ बनाता रहा। दूसरे दिन उसने फिर टेलीफोन मिलाया। चुनाचे वो एक कार की चाबी मुझे देकर वहाँ से चली गई। गोया मुझे हर जगह आने जाने की आज़ादी थी। 2 मुलाजिम यहाँ आ चुके थे, लेकिन ये मेरे रास्ते की रुकावट नहीं थे। मैं कार लेकर निकल आया और मुज़ाफ़ाती इलाके से गुजरकर लंदन शहर में दाखिल हो गया। एक भरे भरे चौक पर मैंने कार पार्किंग लॉट पर खड़ी की और टहलता हुआ फुटपाथ पर दूर तक निकल गया। लोग अपने अपने मामूलात में मसरूफ़ थे। 8 आदमियों के एक गिरोह को मैंने साथ साथ आते हुए देखा। वो मुकामी ही थे और शायद किसी कंपनी में काम करते थे। उस वक्त वो पूरे इत्मीनान अंदाज में चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ रहे थे और आपस में गुफ्तगू करते जा रहे थे। मैंने उन्हें हुक्म दिया, रुक जाओ, और वह रुक गए। फिर मैंने उनसे कहा कि उनके सामने जो एक बड़ा सा स्टोर नज़र आ रहा है उसमें दाखिल होकर तोड़फोड़ मचा दो, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोर की जानिब बढ़ गए। ये हदायत मैंने उन्हें दूर से और बेआवाज़ दी, लेकिन वो मेरे जहन के ज़ेरे असर आ गए थे। थोड़ी ही देर के बाद स्टोर में तोड़फोड़ होने लगी। वो लोग इंतहाई वहशतनाक तरीके से हर शय को तबाह बर्बाद कर रहे थे और स्टोर में सनसनी फैल गई। मैं काफ़ी फासले पर खड़ा ये तमाशा देख रहा था, यहाँ तक कि पुलिस आ गई और उसने बमुश्किल तमाम उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो जाते जाते भी काफ़ी तोड़फोड़ करके पुलिस के हाथ लगे। अलबत्ता जब वो पुलिस की गाड़ी में बिठा दिए गए तो मैंने उन्हें हुक्म दिया कि अब वो जहनी तौर पर आज़ाद हैं। यह तजुर्बा इंतहाई कामयाब था और इस तजुर्बे के बाद मेरी खुशियों में बेपनाह इजाफा हो चुका था। हो सकता है अपनी इस ताकत का मैं कभी कोई गलत इस्तेमाल न करता, लेकिन अब ये जगराजन राज मेरे रास्ते में आया था तो मुझे ये सब कुछ करना था। दर हकीकत ये सब कुछ तो मुझे बहुत पहले शुरू कर देना था, लेकिन शायद फितरतन मैं बुरा इंसान नहीं था और बुराइयों की तरफ नहीं आना चाहता था। मगर ये वक्त की आवाज़ थी, और जब वह वक्त आवाज़ दे रहा था तो मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। फिर इसके बाद काफ़ी देर तक लंदन की सड़कों पर आवारागर्दी होती रही। एक बार जी चाहा कि अंकल अलियास हुसैन के घर जाऊं, लेकिन मैंने अपने आप को सख्ती से इससे बाज रखा। वहाँ जो कुछ हो चुका था उसके बाद मेरा वहाँ जाना मुनासिब नहीं था। शाम को शैला मुखर्जी वापस आ गई। बहुत खूबसूरत लिबास में मलबूस थी और मेरी कुर्बत से बहुत ज़्यादा खुश। उसने कहा, मैंने गुरुजी को यकीन दिलाया है कि तुम उनकी बात मान जाओगे। तुम बुरे इंसान नहीं हो। उन्होंने कहा है कि अगर मुमकिन हो तो आज ही रात तुम उनसे मिल लो। क्या ख्याल है? पदमशाला चलोगे? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, बात दरअसल ये है शैला मुखर्जी कि ये दौर ताकत का दौर है और हर बड़ी ताकत के सामने छोटी ताकत को सर झुकाना पड़ता है। मैंने बहुत कुछ सोचा है और ये महसूस किया है कि जगराजन राज बहुत बड़ी कुव्वत है। मेरे बेशुमार मसाइल हैं जो उनके ज़रिए हल हो सकती हैं। अगर मैं उनके काम आ सका तो ज़रूर आऊँगा। शैला मुखर्जी खुश हो गई। फिर उसने कहा, इससे ज़्यादा खुशी की खबर गुरुजी के लिए और कोई नहीं हो सकती। मुझे इजाज़त दो कि मैं टेलीफोन पर उन्हें बता दूं। और हाँ, रात को तुम उनके पास चल रहे हो ना? हाँ, मैं चल रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। शैला मुखर्जी टेलीफोन करने चली गई। रात को तकरीबन 8 बजे हम दोनों वहाँ से निकल आए। शैला मुखर्जी की खुशियों की इंतहा नहीं थी और एक बार फिर मुझे पदमशाला में दाखिल होना पड़ा। यहाँ के माहौल में कोई भी तब्दीली नहीं हुई थी। इस बार मैंने ज़्यादा गहरी निगाहों से इस माहौल का और यहाँ मौजूद लोगों का जायज़ा लिया। जगराजन राज ने नौजवानों के लिए बेहतरीन दिलबस्तगी का सामान किया था। वो यकीनी तौर पर साहिब इल्म था, लेकिन साहिब अकल भी था और जानता था नौजवानों के लिए क्या क्या किया जा सकता है।
उसने पद्मशाला का माहौल ऐसा बना रखा था कि वहां दाखिल होने वाले इब्तदा ही में वहां के हुस्न के जादू का शिकार हो जाए और पहले ही मरहले पर सोचने समझने की सलाहियतें खो बैठे। खुसूसी तौर पर नौजवानों के लिए तो ये दिलकश तरीन जगह थी और यहाँ लंदन में इस पर कोई कानूनी पाबंदी भी नहीं हो सकती थी। ख़ास तौर से एशियाइयों के लिए तो यहाँ पहले ही निगाह हैरान कर देने का बायस बन सकती थी। मेरा इस्तकबाल यहाँ बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज में किया गया। वो लड़कियाँ जो अनोखे लिबासों में मलबूस यहाँ गश्त करती हुई नजर आई थीं, अपने होंठों पर खसूसी मुस्कुराहटें सजाए और आंखों में दावतें लिए मेरे आसपास से गुजर रही थीं और शैला मुखर्जी मुझे साथ लिए हुए गुरुजी की रिहाइशगाह पर जा रही थी। यहाँ तक कि मुझे उनके सामने पहुंचा दिया गया। गुरु जगराजन राज अपने लंबे चौड़े और नीम बरहना जिस्म के साथ एक जगह बैठे हुए थे। उन्होंने गर्दन खाम करके मेरा इस्तकबाल किया और इसके बाद शैला मुखर्जी की तरफ रुख करके बोले, तो तूने हमारी आरजू पूरी कर ही दी शैला। शैला ने गर्दन झुकाई और आहिस्ता से बोली, मुझ में ये ताकत कहाँ महाराज कि आपकी कोई आरजू पूरी करूं। आप तो खुद महान शक्ति रखने वाले हैं और जिसे चाहें अपना बना सकते हैं। हाँ, मगर ये काले मन वाला हमारे हाथों की ताकत से काफ़ी दूर है। इसे प्रेम की ताकत ही मार सकती है और तूने इस पर प्रेम जाल फेंक कर आखिर इसे हमारे सामने पहुंचा ही दिया। नहीं महाराज, मैं इसका दावा नहीं करती। ये मेरे प्रेम जाल में नहीं फंसे, शैला मुखर्जी ने कहा। नहीं फंसे तो फंस जाएंगे। प्रेम की शक्ति भी मामूली नहीं होती। खैर, अब तू जा, हम इनसे बातें करेंगे, जगराज ने कहा और शैला मुखर्जी गर्दन झुकाकर बाहर निकल गई। जगराज ने हाथ से एक जानिब इशारा करते हुए कहा, बैठो आकिल जी, अभी तो तुम आकिल ही हो उस वक्त तक जब तक हम तुम्हारा नया नाम नहीं रख लेते। कहो मन में कैसे आई कि हमारी बात मान लो। मुझे इस वक्त मक्कारी से काम लेना था। गुरु जगराजन राज की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और वो मेरा भरपूर जायजा ले रहा था। मैंने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं जगराज महाराज, बात यह नहीं है कि मैं मजबूर होकर आपके पास आ गया हूँ, लेकिन बहुत अरसा हो गया मुझे लंदन आए हुए। मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो मेरे दिल में है और अब मैं ये चाहता हूँ कि आपसे मदद हासिल करूँ। इस दुनिया को मैंने बहुत मुख्तसर सा देखा है। शायद थोड़ी सी तफसील मैंने आपको अपने बारे में बता दी थी और अगर नहीं तो फिर यूँ समझ लीजिए कि मैं जो कुछ हूँ वो ना होने के बराबर है। मैं बहुत कुछ बनना चाहता हूँ और ये बात अब ढकी छुपी नहीं है आकिल कि तू बहुत कुछ बन सकता है। पता नहीं तूने अब तक अपने आप को क्यों नहीं बनाया। मैं गुरु जगराजन राज आचार्य ये बात खुले दिल से कह सकता हूँ कि तेरे अंदर जो शक्ति छुपी हुई है वो इस संसार के लिए अनोखी है। सुन, मैं तुझे अपने बारे में बताऊं। आधे से ज़्यादा जीवन मैंने बहुत से ज्ञान ध्यान सीखते हुए गुजारा है और इसके लिए मैंने बड़े बड़े साधुओं का सहारा लिया है। जंतर मंतर ना जाने क्या क्या कुछ किया है मैंने। मेरे गुरुजी मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहते थे, यानी लकीर का फ़कीर। देवी देवताओं के चरणों में रहा जाए, मंदिरों की खाक छानी जाए और जादूगरों के जादू का साथ दिया जाए। मगर मैं बचपन ही से बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान था। मेरे माता पिता देहाती थे और संसार के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनकी बस एक ही आरजू थी, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊं। मगर मैंने इस संसार को बहुत करीब से देखा और अंदाज़ा लगाया कि बड़ा आदमी सिर्फ वो नहीं होता जिसके पास दौलत होती है। पुलिस का एक मामूली सिपाही भी उसे किसी जुर्म के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके थाने में बंद कर सकता है। बड़ा आदमी वो होता है जिसकी बात के आगे सबकी गर्दनें झुक जाएं और मैं इस चक्कर में पड़ गया। साधुओं संतों और ऐसे ही दूसरे लोगों के सहारे से मैंने काला इल्म हासिल किया और जब मुझे काले इल्म की शक्ति हासिल हो गई तो मैंने दूसरा फैसला किया और उस फैसले के तहत तू ये देख ले, आज लंदन ही में नहीं बल्कि तेरे इस संसार के बेशुमार मुल्कों में गुरु जगराजन राज का डंका बजता है। मैं क्या हूँ ये तू अभी बिल्कुल नहीं जानता। मेरे साथ रहेगा तो जान लेगा। मगर एक बात मैं तुझसे कहूँ, इससे पहले मैंने कभी किसी को इतने मन से नहीं चाहा जितना तुझे। तू अगर मेरा साथी बन जाए तो मैं दूसरे तरीके इस्तेमाल करूँ। मैंने गुफाओं और पहाड़ों में ज़िंदगी नहीं गुजारी, बल्कि मैंने इस जदीद दुनिया का सहारा लिया और देख ले मेरे पास क्या नहीं है। यही सब कुछ मैं तुझे भी देना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त जब तू मुझ जैसा हो जा। समझ रहा है ना मेरी बात? जी महाराज। बस अब इससे और कुछ नहीं कहूँगा। पद्मशाला में कल तेरी आमद की खुशी मनाई जाएगी। यहाँ बहुत सी अप्सराएं हैं जो तेरी स्वागत के गीत गाएंगी और कल का दिन जश्न का दिन होगा। क्या कल बहुत से लोगों को बुलाएंगे आप यहाँ गुरु महाराज? नहीं, खास खास लोगों को जो हमारे गिने चुने लोग हैं। क्यों, ये सवाल तूने क्यों किया? मैं ये चाहता हूँ कि अभी मेरे यहाँ होने का बाहर की दुनिया को इल्म ना हो। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तू बिल्कुल फिक्र ना कर।
जा अब बाहर, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। आज की रात यहीं गुजार। अभी तुझे 1.5 महीना हमारे पास रहना होगा। उसके बाद बाहर की दुनिया तेरे लिए खुली होगी। फिर जो जी चाहे करना। इस 1.5 महीने में हम तुझे बहुत कुछ बना देंगे। जा आराम कर, गुरु राजन राज ने कहा और मैं खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। शैला मुखर्जी बाहर मौजूद थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं जितनी खुश हूं तुमसे बयान नहीं कर सकती। रात मैंने पद्मशाला ही के कमरे में गुजारी। शैला ने मुझे बहुत कुछ पेश करना चाहा, लेकिन मैंने उसे बड़ी खुश उसलूबी से टाल दिया। वो अपनी खुशी का इजहार जिस अंदाज में करना चाहती थी, मैं उस अंदाज को कबूल नहीं कर सकता। दूसरे दिन भी पूरा दिन यही एहसास होता रहा, जैसे किसी मुमलिकत का शहजादा पद्मशाला में आ गया हो और सब उसकी खिदमत में मसरूफ हो गई हों। शाम को जब रोशनियां जल उठी तो मैं पद्मशाला का जायजा लेने लगा। जगह जगह फूल लगाए गए थे। खुशियों का इजहार मुख्तलिफ तरीकों से किया जा रहा था। तकरीबन 70 अफराद मैंने पद्मशाला के मुख्तलिफ हिस्सों में देखे। उनमें कोई 30 अंग्रेज थे और बाकी 40 के करीब एशियाई, जिनमें थाईलैंड, फिलिपाइन और जापान वगैरह के बाशिंदे भी शामिल थे। जगराजन राज ने उनके बारे में कहा था कि ये उसके खास आदमी हैं जो आज पद्मशाला में मौजूद होंगे। ये लोग मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। बाज बैठे हुए इबादत कर रहे थे और बाज इधर उधर चहलकदमी। मैं इसके बाद वापस अपनी आरामगाह में आ गया। सही फैसला नहीं कर पाया था कि मुझे अब क्या करना चाहिए, लेकिन ये बात दिल में मौजूद थी कि जगराजन राज जैसा कमीना आदमी भला मुझसे मेरा ईमान क्या छीन सकेगा। वो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगाड़ सकता है। मैं जवाबी कार्रवाई करने का जो इरादा रखता था वो जवाबी भी हो सकती थी, और अगर ये मुमकिन ना हुआ तो फिर ये मेरा अमल होगा। लेकिन इसके लिए मैं जल्दबाजी से काम नहीं ले रहा था। हाँ, जल्दबाजी जगराजन राज ही को थी और उसकी दस्ते रास्त शैला मुखर्जी अपनी दानिश्त में मुझ पर अपना सारा जादू आजमा चुकी थी। ये दूसरी बात है कि उसके जादू ने अभी तक मुझे उसके कदमों में नहीं झुकाया था। रात को वो 2 हसीन लड़कियों के साथ अंदर आई और उसने बड़ी बेबाकी से मुझसे कहा कि मैं अपना लिबास उतार दूं। वो ये नया लिबास पहनाना चाहती है। मैंने बड़े नरम लहजे में उससे कहा कि वो बाहर चली जाए, मैं ये लिबास पहन लूँगा। तो शैला असरार करने लगी, लेकिन मैंने हतमी लहजे में उससे कहा कि मुझे वो इसके लिए मजबूर ना करे। वह चंद लम्हात सोचती रही, फिर किसी कदर अफसरदा सी बाहर निकल गई। दोनों लड़कियां भी उसके साथ चली गईं। ये नया लिबास जो वो लेकर आई थी जदीद तराश का सूट ही था। अगर कोई और लिबास होता तो शायद मैं उसे इस्तेमाल ना करता। मैंने उस नए लिबास को भी पहन लिया। बहुत खूबसूरत और मेरे जिस्म पर बिल्कुल फिट लिबास था। ये दिलचस्प बात थी कि आचार्य जी लंदन की फ़िज़ाओं को उन्हीं जैसा रखे हुए थे और यहाँ उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। चंद लम्हात के बाद शैला मुखर्जी अंदर आ गई। मुझे देखकर उसके चेहरे की सारी कबीदगी रुखसत हो गई और वो मुस्कुराने लगी। फिर उसने मेरे खुशबुएं वगैरह लगाईं और मुझे पूरी तरह तैयार कर दिया। मैंने अब उससे ताउन किया। फिर वह मुझे साथ लेकर बाहर निकल आई। दोनों दासियां जो शक्ल सूरत में शैला से किसी तरह कम नहीं थीं, मेरे पीछे पीछे चल रही थीं। शैला मुझे लिए हुए एक कमरे से अंदर दाखिल हुई और चंद ही लम्हात के बाद मैंने खुद को एक सुरंग नुमा जगह में पाया। दरवाजे की दूसरी तरफ से जो रोशनी आ रही थी वो दरवाज़ा बंद करने के बाद ख़त्म हो गई और अंदर गहरी तारीकी छाई हुई थी। मैंने हैरान लहजे में कहा, ये कौन सी जगह है शैला? चले आओ, मैं तुम्हारा हाथ तो पकड़े हुए हूँ। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और खामोशी से शैला के साथ आगे बढ़ने लगा। अब मुझे अपने पीछे उन दोनों दासियों के कदमों की चाप भी सुनाई नहीं दे रही थी। शायद वो दरवाजे के दूसरी जानिब ही रह गई थी। शैला मुखर्जी मुझे लिए हुए आगे बढ़ती रही और फिजा में मुझे सफ़ेद नुक्ते से तैरते हुए महसूस हुए। बड़ा पुरस्रार माहौल था। इस सुरंगनुमा जगह में कोई घुटन नहीं थी, ना ही नीचे की ज़मीन ना हमवार थी, बल्कि एक स्पार्ट सी जगह थी। वो गालिबन इस इमारत के निचले हिस्से में किसी तहखाने की शक्ल में हो सकती थी, क्योंकि हल्की सी ढलान मैंने महसूस की। इसके बाद शैला रुक गई। मुझे तकरीबन 100 गज का फासला पैदल तय करना पड़ा। फिर अचानक ही तेज़ रोशनी हुई और चंद लम्हात के लिए मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो गईं। चूँकि तारीकी से रोशनी में आया था, मैं खामोशी से अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जब मेरी आंखें रोशनी में देखने की आदी हुई तो मैंने अपने आप को उसी जगह पाया जहाँ कांच की वह हसीन मूर्ति नस्ब थी। उसके सामने ही गुरु जगराजन राज आचार्य मौजूद थे, सफ़ेद धोती में लिपटे हुए, गले में बड़ी बड़ी मालाएं। बहुत ही शानदार नजर आ रहे थे वो इस अंदाज में, और उनके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। उनकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें मुझे घूर रही थीं और फिर उनके होंठों से मध्यम सी आवाज़ निकली, काले मन वाले, तेरा मन इतना काला क्यों है?
मैं तेरी गहराइयों में रुक क्यों जाता हूँ, मैं तेरे मन तक क्यों नहीं पहुँच पाता। ये क्या भेद है, मेरी समझ में सिर्फ ये भेद नहीं आया। मगर कोई हर्ज नहीं है, बहुत थोड़ी देर बाकी है। जब तू हम में से होगा, देवी खुद तेरे मन के सारे भेद हमें बता देगी। अब वो वक्त आ गया है जब तुझे संसार की सबसे बड़ी शक्ति मिल जाए। देवी के चरणों में सब कुछ है। इस तरह हमारे सामने खड़ा हो जा। शैला मेरे पीछे खामोश खड़ी हुई थी। कांच की देवी के कदमों में एक थाल रखा हुआ था जो शायद सोने से बना था। उस थाल में 2 चीजें थीं, शीशे की एक प्लेट में राख जैसी कोई चीज और एक प्याले में सुर्ख रंग का एक स्याल जो बिल्कुल खून जैसा था। जगराजन राज ने राख की प्लेट अपने हाथ में उठाई और फिर उसे ऊंचा करता हुआ बोला, ले, ये युद्धों की राख है। 7 युगों में ये राख जमा की गई है और इसका हासिल करना बहुत बड़ा काम है। ये 7 ऐसे बड़े महान पुरुषों की अंतिम सांसरी है जो संसार में बहुत बड़ा दर्जा रखते थे और इसे मरघट से हासिल किया गया है। इसकी एक चुटकी तेरे सीने में जाएगी तो चंद्री की तरह रोशन हो जाएगा और इसके बाद ये अमृत जल पी ले जिसमें बहुत सी ताकतें छुपी हुई हैं। ये ताकतें 365 देवताओं की ताकतें हैं जो तुझे हासिल हो जाएंगी और तू अमर हो जाएगा मेरी तरह। ले, जल्दी कर, काम कर ले, देर हो रही है। मैंने मुस्कुराती निगाहों से पलटकर शैला को और फिर जगराजन राज को देखा और सर्द लहजे में बोला, जगराजन, मुझे जानता है तू। मेरे इस लहजे पर शैला भी चौंक पड़ी और जगराजन हैरानी से मुझे देखने लगा। बोल, मुझे जानता है जगराजन राज, क्या मतलब है तेरा? और ये तू मुझे किस तरह पुकार रहा है? मैं मुसलमान हूँ जगराजन राज, जानता है मैं मुसलमान हूँ और ये कांच और पत्थरों के टुकड़े मुझे मुतासिर नहीं कर सकते। तुझे मालूम है कि मेरे जद्दे अमजद क्या करते रहे हैं। उन्होंने हमेशा तेरे इन पत्थर के देवी देवताओं को चिकनाचूर किया है और इनको ठोकरों में उड़ाते रहे हैं। मैं उनकी तकलीद करते हुए ये काम तो दोहरा सकता हूँ, लेकिन देवताओं के चरणों में रखी हुई ये गंदी राख अपने मुंह में नहीं ले जा सकता। तू बिल्कुल पागल है जगराजन राज, तू मुझे शुद्ध कर रहा है। हालांकि तेरे नापाक वजूद को सबसे पहले पाक होने की ज़रूरत है और ये जिसे तू अमृत जल कह रहा है, मुझे एक गलीज और बदबूदार शय महसूस होती है। मैं अपने दीन पर सही तरीके से कारबंद नहीं हूँ जगराजन राज, लेकिन उसकी बड़ाई को दिल से मानता हूँ और ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि इस दीन से बड़ी कुव्वत कायनात के किसी और दीन में नहीं है। मेरे साथ मेरा ईमान ज़रूर जिंदा है और तूने जो ये सब कुछ किया है, इसके जवाब में मैं सिर्फ महमूद गजनवी की एक छोटी सी रस्म दोहरा सकता हूँ। मैंने कहा और पास रखा हुआ पीतल का वो बड़ा गुलदान उठाया जो बेहद वजनी था। उस गुलदान को मैंने पूरी कुव्वत से घुमाकर कांच की उस देवी पर दे मारा और शीशा टूटने का हौलनाक छन्नाका सुनाई दिया। इसके साथ ही शैला मुखर्जी की चीख भी शामिल थी। जगराजन राज की आंखें खून उगलने लगी थीं। कांच की देवी चिकनाचूर हो गई और अब उसके छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। उसकी सारी कुव्वतें न जाने कहाँ खो गई। जगराजन राज गुर्राए हुए लहजे में बोला, पापी कमीने, ये तूने क्या किया? मैं तुझे पीस कर रख दूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुर्रा कर मेरी जानिब लपका, मगर मैं पहले से इसके लिए तैयार था। मैंने उसके बाल पकड़े और फिर पूरी कुव्वत से उसको घुमाकर देवी ही पर दे मारा। कांच के छोटे छोटे टुकड़े अब भी देवी के कदमों में गिरे हुए थे। जगराजन राज उनसे टकराया और उसके जिस्म से खून की धारें फूट पड़ी। शैला मुखर्जी चीख मारकर वहां से भागी थी। जगराजन राज काफी जख्मी हो गया था, लेकिन मैंने इस पर बस न किया और मेरी बेशुमार ठोकरें उसके जिस्म पर पड़ी। लेकिन फिर अचानक ही मैंने उसे ज़मीन पर लौटते हुए देखा। वह मुख्तसिर होता जा रहा था। जूं जूं वो लौट रहा था उसका जिस्म खून उगलता जा रहा था, लेकिन उसकी जिसामत छोटी से छोटी होती जा रही थी। मैं हैरान सा पीछे हट गया। जादू का ये करिश्मा मैं अपनी आंखों से देख रहा था, यहाँ तक कि जगराजन राज एक नुक्ते की शक्ल में रह गया। ये नुक्ता मुतहर्रिक महसूस हो रहा था, लेकिन उसके बाद ये तहरीक भी फना हो गई। शैला मुखर्जी शायद बाहर भाग चुकी थी। मैं चंद लम्हात यहाँ रुका और वापस उसी सिमत दौड़ा जिधर से इस तरफ आया था। तारीक सुरंग में अब रोशनी हो गई थी, इसलिए मुझे दौड़ने में दिक्कत पेश नहीं आई। उस वक्त मैं भी शोला बना हुआ था और शिद्दत जोश से मेरा अंग अंग टूट रहा था। सुरंग से बाहर आने के बाद मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ उस हाल की जानिब बढ़ा जहाँ शैला मुखर्जी मौजूद थी। उसने उन तमाम आदमियों को जमा कर लिया था जो उस वक्त हॉल में मौजूद थे और उन्हें मेरे बारे में बता रही थी। मैं उसके अक़ब में नमूदार हुआ तो वो दहशत से चीख कर उन लोगों में जा शामिल हुई।
मैं एक बुलंद जगह खड़ा हो गया और मैंने दोनों हाथ फैलाकर उन लोगों की जानिब देखा। सभी की निगाहें मेरी जानिब उठी थीं। तब मैंने सर्द और आहिस्ता लहजे में कहा, सुनो, तुम सब सुनो। तुम जो इस वक्त यहाँ मौजूद हो, मेरे अहकामात की पाबंदी करो। सुनो, तुम सिर्फ वो करोगे जो मैं चाहता हूँ। पद्मशाला के एक पत्थर को भी सलामत नहीं रहना चाहिए। तोड़ दो, इन सारी चीज़ों को तोड़ दो और इसके बाद पद्मशाला में आग लगा दो। हर चीज़ जो तुम्हारे सामने आए उसे फना कर दो। सुनो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम्हें इस पर अमल करना है। पद्मशाला में उनमें से एक एक की सूरत देखने लगा और ये देखकर मेरे दिल में खुशी की लहरें दौड़ने लगीं कि उनके तने हुए एसाब ढीले पड़ते जा रहे थे। उनके चेहरे लटकते जा रहे थे और वो सब इस तरह ढीले हो गए जैसे गुब्बारों से हवा निकल गई हो। शैला मुखर्जी फटी फटी आंखों से उन सबको देख रही थी। फिर उन्होंने अपने रुख तब्दील किए और दूसरे लम्हे मुसर्रत की लहरें मेरे जिस्म में शदीद से शदीद तर हो गई। वो हर चीज़ को तोड़ फोड़ रहे थे, जो कुछ उनके सामने आता वो उसे तोड़ रहे थे और शैला मुखर्जी उनके दरमियान चीखती फिर रही थी। वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। वो उन्हें जगराजन राजाचार्य का हवाला दे रही थी, लेकिन उस वक्त वो सब अपने होशो हवास में नहीं थे। ये मेरी कामयाबी का एक बेहतरीन नमूना था। मैंने इसका तजुर्बा उस वक्त उन 8 अफराद पर किया था जो बाजार में चहलकदमी कर रहे थे और जिन्होंने स्टोर में मेरे कहने से तोड़फोड़ मचाई। मैं आहिस्ता आहिस्ता पद्मशाला के दरवाजे की जानिब खिसकने लगा। उस वक्त हर शख्स जुनूनी बना हुआ था और किसी मशीनी रोबोट की मानंद अपने काम में मसरूफ़, ये सोचे समझे बगैर कि वो क्या कर रहा है। मैं इन मुसर्रत अफजा लम्हात को दिल में सजाए पद्मशाला के दरवाजे से बाहर निकल आया और वहाँ काफ़ी दूर जाकर एक ऐसी जगह खड़ा हो गया जहाँ से मैं इस मंजर को देख सकता था। चूँकि ये हुक्म मैंने शैला मुखर्जी को नहीं दिया था, बल्कि उन तमाम अफराद को दिया था जो मेरे सामने मौजूद थे और जिन्हें शैला मुखर्जी बहका रही थी। इसलिए शैला मुखर्जी उस वक्त मेरे ट्रांस में नहीं आई, बल्कि वो भी दौड़ती हुई बाहर निकल आई और चीख चीख कर लोगों को पद्मशाला में होने वाली कार्रवाई की इत्तला देने लगी। अंदर से तोड़ फोड़ की हौलनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। पद्मशाला के अतराफ में गालिबन इस इमारत के बारे में एहतराम के जज्बात मौजूद थे, क्योंकि लोग दौड़ दौड़ कर इस तरफ आ रहे थे। फिर शायद कहीं से पुलिस को भी इस बारे में इत्तला दे दी गई और थोड़ी ही देर के बाद मैंने पुलिस गाड़ियों के सायरनों की आवाज़ें सुनी। पुलिस गाड़ियां बर्क रफ्तारी से पद्मशाला के इर्द गिर्द आकर जमा होने लगीं, लेकिन अब अंदर से पद्मशाला के दरवाजे और खिड़कियों से शोलों की जुबानें बाहर निकलने लगीं। अंदर मौजूद अफराद ने मेरी हदायत के मुताबिक पद्मशाला में हर चीज़ को फना करने के बाद आग लगा दी। यहाँ रुकना अब बेमकसद था। जो काम करना चाहता था वो कर चुका था। चुनाचे मैं इस सारे हंगामे को छोड़कर वहाँ से चल पड़ा और तेज़ रफ्तारी से चलता हुआ बहुत दूर निकल गया। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बेचारा एलिस रोडियो उस वक्त तो मेरी ही वजह से पुलिस के अताब का शिकार हुआ। चुनाचे बेहतर ये है कि उसकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। इसके बाद बाकी काम करना मुनासिब होंगे और उस वक्त मुझे अपने आप पर मुकम्मल एतमाद था। चुनाचे मैं एक टैक्सी लेकर पुलिस हेडक्वार्टर चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद वहां पहुंच गया। मैंने सबसे पहले मिस्टर डेनिस पॉल के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो अपने ऑफिस में मौजूद हैं। डेनिस पॉल तक पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। अंदर दाखिल हुआ तो डेनिस पॉल अपने 2 मातहतों से गुफ्तगू कर रहा था। उसने मुझे देखा और फौरन पहचान लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया और मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तन्हाई में आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ मिस्टर पॉल, तुम लोग जाओ, डेनिस पॉल ने अपने दोनों मातहतों से कहा और वह बाहर निकल गए। तब डेनिस पॉल मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। जी मिस्टर आकिल रफ़ीक, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर डेनिस पॉल, आपके इस ताउन को मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। इस वक्त आपको एक अहम इत्तला देने आया हूँ। जी जी ज़रूर। फ़िलहाल गुरु जगराजन राज का खेल ख़त्म हो गया है। पद्मशाला को उसके अकीदतमंदों ने तबाह कर दिया है। हो सकता है थोड़ी बहुत देर के बाद आपको भी इस बारे में इल्म हो जाए। मैं समझा नहीं, डेनिस पॉल हैरान लहजे में बोला। बस मुख्तसरन इतना समझ लीजिए कि जगराजन राजाचार्य अताब का शिकार हो गया है और उसके अपने ही साथियों ने उस पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया है और इसके बाद पद्मशाला में आग लगा दी है। पुलिस वहाँ पहुँच गई। अब आप चाहें तो मालूमात हासिल कर सकती हैं। ये मेरे लिए एक दिलचस्प खबर है, मगर यह सब कुछ हुआ कैसे? अफसोस, इस बारे में तफसीलात अभी मुझे भी नहीं मालूम। आपको यकीनन मालूम हो जाएंगी। इस वक्त जो अहम बात आपसे कहनी है उसे ज़रा गौर से सुनिए। बराहे करम मेरी तरफ देखिए।
मैंने कहा और डेनिस पॉल मेरा चेहरा देखने लगा। मैंने अपनी आंखें उसकी आंखों में डालते हुए कहा, दरअसल मिस्टर डेनिस पॉल, रोडियो मेरा मतलब है एलिस रोडियो और उसके अहले खाना इस केस में मुलविस नहीं है। जिस डाके और कत्ल का इल्ज़ाम उन पर है उसमें उनका हाथ बिल्कुल नहीं है और ये बात आप साबित करेंगे। फौरी तौर पर आप उन लोगों को रिहा करके मेरे हवाले कर दें। मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बाद में मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ आप असल मुजरिमों को तलाश करेंगे और इस सिलसिले में तमाम जिम्मेदारी अपने शानों पर ले लेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि रोडियो इस सिलसिले में मुलविस नहीं है। हाँ, वो इस सिलसिले में बिल्कुल मुलविस नहीं है। तब आप बराह करम उसे रिहा करके मेरे हवाले कर दीजिएगा। मैं अभी उसकी रिहाई के अहकामात देता हूँ, डेनिस पॉल ने कहा और फिर टेलीफोन पर उसने कुछ लोगों को हदायत जारी की और इसके बाद टेलीफोन रखकर मेरी तरफ देखने लगा। आपका बेहद शुक्रिया मिस्टर डेनिस पॉल। मैं इन लोगों को साथ लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। बाद में आप पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकती हैं कि आपकी तफ्तीश ने यह साबित किया कि एलिस रोडियो इस सिलसिले में बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। मैं ये साबित कर दूंगा, डेनिस पॉल ने कहा। थोड़ी ही देर के बाद एलिस रोडियो, उसकी बहन और दूसरे तमाम अफराद डेनिस पॉल के दफ्तर में पहुंचा दिए गए और मैंने उठते हुए कहा, अच्छा मिस्टर डेनिस पॉल, मैं इन लोगों को साथ लिए जा रहा हूँ। डेनिस पॉल ने मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाया और फिर खुद भी मुझे बाहर तक छोड़ने आया। एलिस रोडियो और उसके अहले खानदान बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने मुझसे भी एक लफ्ज़ नहीं कहा। कुछ देर बाद हम गाड़ी में बैठकर एलिस रोडियो की रिहाइशगाह की जानिब चल पड़े और फिर वहां पहुंच गए। एलिस रोडियो मुझे घूरते हुए बोला, यकीनन तुमने इस सिलसिले में बहुत कोशिशें की होंगी मेरे दोस्त। यकीनी तौर पर ऐसा ही हुआ होगा। हाँ एलिस रोडियो, तफसीलात में जाना बिल्कुल बेकार है। बस यूं समझ लो हमारे दुश्मन ने हमें इन हालात से दो चार किया और पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरी राय है कि तुम अपने आप को फ़िलहाल कहीं पोशीदा कर दो, उस वक्त तक जब तक डेनिस पॉल ये ना साबित कर दे कि तुम असल मुजरिम नहीं हो। अब तो तुम फिक्र ही मत करो आकिल, मैं अपना सारा बंदोबस्त कर लूँगा। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो। अब ये लोग मुझ पर हाथ नहीं डाल सकेंगे। अगर उस वक्त भी ये बात मेरे इल्म में होती कि ऐसा होने वाला है तो शायद ये ना हो पाता। फिर भी तुम फिलहाल एहतियात करो। मुझे यकीन है कि डेनिस पॉल अपना काम कर लेगा। मैं इस काम से फारिग होने के बाद अपने बारे में सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एलिस रोडियो के साथ रुकना मुनासिब नहीं था। पहले ही वो मेरी वजह से मुसीबत का शिकार हो गया था। मैं ये नहीं चाहता था कि अब वो किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए। मैं वहाँ से चलने लगा तो उसने पूछा, अब कहाँ जाओगे डियर आकिल? कहीं नहीं, फ़िलहाल किसी होटल में काम करूँगा। उसके बाद मुमकिन हो सका तो तुमसे राब्ता कायम करूँगा। होटल की क्या ज़रूरत है, मैं बंदोबस्त किए देता हूँ। नहीं तुम इस वक्त बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तन्हा रहकर कुछ सोचना चाहता हूँ। एलिस रोडियो बहुत अच्छा इंसान था। हालांकि खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो एक होटल तक मेरे साथ आया और मेरे लिए एक कमरा किराए पर हासिल करने के बाद मुझे वहाँ फ़रोख्त करके ही वापस किया। उसने मुझसे कहा था कि वो दोबारा भी मुझसे मुलाकात करेगा। उस वक्त मैं उससे और कुछ नहीं कहना चाहता था। जाहिर है उसे अपने मामले में पूरी तरह शरीक नहीं किया जा सकता था, लेकिन होटल के कमरे में ये रात मेरे लिए काफ़ी सुकून का बायस बनी। मुझे सोचने का मौका मिल गया और मैं गौर करता रहा। गुरु जागराजन राजाचार्य के सिलसिले में जो कुछ मेरी निगाहों के सामने आया उससे ये जाहिर हो गया था कि वो ज़ख्मी है। बेशक वो ज़ख्मी हो गया था, लेकिन ज़ख्मी सांप और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। अब मुझे उसकी क़ुव्वतों के बारे में सही तौर पर अंदाज़ा हो गया था। वो काले इल्म का माहिर था, जबकि मैं एक सिर्फ कुदरती क़ुव्वत रखता था। बेशक ये क़ुव्वत अभी उसके काले इल्म पर हावी रही थी, लेकिन उसने जिस अंदाज में मेरे बारे में सोचा था उससे मार खा गया। वरना हो सकता था वो इससे बड़ी कोई ताकत मेरे सामने लेकर आता। मुझे उसकी इस क़ुव्वत से महफूज रहना था और इसके लिए ज़रूरी था कि मैं लंदन छोड़ दूं। बड़ा अजीब ख्याल था। इससे पहले मैं सिर्फ दूसरों का दस्ते नगर रहा था। वहाँ भी ज़्यादातर वालिद साहब के साथ वक्त गुजारा था। ये दूसरी बात है कि जो कुछ पेश आया उसमें मेरा अपना भी थोड़ा बहुत दखल था। फिर अंकल अलियास हुसैन यहाँ ले आए और सिर्फ वही करता रहा जो उन्होंने चाहा। लेकिन अब सूरत हाल इस कदर मुख्तलिफ हो गई थी कि मुझे अपने बारे में खुद ही गौर करना पड़ा और दिल ही दिल में मैंने ये सोचा कि अब इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे जिस क़ुव्वत ईमानी का एहसास इस वक्त मेरे दिल में जागा था उससे मैं एक नई बात कह सकता था। गुरु जागराजन राज ने मेरे दीन के बारे में जो कुछ कहा था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। मैंने फैसला कर लिया कि अगर जागराजन से बाकायदा दो हाथ करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
लेकिन अब अंकल इलियास हुसैन के लिए खतरा नहीं मोल लिया जा सकता। उन जैसे नफीस इंसान को किसी दिली रंज का शिकार रखना मेरे बस से बाहर था। और फिर मैं ये भी जानता था कि बिल आखिर बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी। मेरे वालिदैन क्या सोचेंगे, जब्बार हुसैन साहब क्या सोचेंगे, सब के सब यही फैसला करेंगे कि मैंने दरिंदगी का मुजाहरा किया। अगर मुमकिन हो सके तो अंकल इलियास हुसैन का दिल साफ करने की कोशिश की जाए, और इसके लिए मैंने दूसरे दिन उनसे मुलाकात करने का फैसला कर लिया। फिर गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन मुझे अब कोई फिक्र या कोई परेशानी नहीं थी। दूसरे दिन सुबह नाश्ते वगैरह से फरागत हासिल की, अखबार पढ़ा और ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई कि पद्मशाला का वाकया बड़े दिलदोज अंदाज में लिखा गया था और यही रिपोर्ट दी गई थी कि पद्मशाला में मौजूद जगराजन राज आचार्य के चैलों ने पद्मशाला को तबाह बर्बाद कर दिया और जगराजन राज का कोई पता नहीं है। पद्मशाला में लगने वाली आग ने हर चीज़ फना कर दी और अब वो इमारत पुलिस के कब्जे में थी। कुछ लोगों ने जगराजन के बारे में भी अपने बयानात दिए और उसे एक बहुत बड़ा आदमी करार दिया। उसके खिलाफ कोई बात अखबार में लिखी हुई नहीं थी। गालिबन इसकी वजह यह थी कि यहाँ जगराजन राज के काफ़ी असरात थे। अखबार पढ़ने के बाद मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया और फिर अपने प्रोग्राम के मुताबिक तकरीबन 11 बजे होटल से बाहर निकला। एक टैक्सी लेकर अंकल इलियास हुसैन के घर की जानिब चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँच गया। यहाँ वही खामोशी और सकूत तारी था। कोई ऐसी बात नहीं थी जो काबिल जिक्र होती। अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले चची जान पर निगाह पड़ी। मुझे देखकर वो बुरी तरह ठिठक गईं। उनके चेहरे पर बहुत से रंग आए। गालिबन उनका जहन मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ था और ना ही इसके कोई इम्कानात थे। उन्होंने कुछ ना कहा और सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब पहुंच गया और फिर मैंने कहा, मैं अंकल इलियास हुसैन से मिलना चाहता हूं। उन्होंने सामने के कमरे की तरफ इशारा कर दिया और मैं उस तरफ चल पड़ा। अंकल इलियास हुसैन एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी आंखें बंद थीं। मेरे कदमों की चाप पर उन्होंने आंखें खोली और फिर फौरन ही सीधे हो गए। गालिबन उन्हें मेरे इस तरह आ जाने की तवक्को नहीं थी। उनके चेहरे पर गम के आसार नजर आ रहे थे और चेहरा उतरा उतरा सा महसूस हो रहा था। अंकल, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बैठो, उन्होंने सर्द लहजे में कहा। यह उनका अच्छा इखलाक था कि इसके बावजूद कि वो ज़हनी तौर पर मेरी तरफ से सख्त कबीदगी का शिकार थे, लेकिन उन्होंने अपना रवैया अभी तक ख़राब नहीं किया। मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि चची जान भी अंदर आ गई और खामोशी से एक सिमत बैठ गई। मैं चंद लम्हात सोच में डूबा रहा। फिर मैंने अंकल इलियास हुसैन से कहा, मैं कुछ ऐसी हकीकतों का इंकशाफ करना चाहता हूँ अंकल, जिस पर हो सकता है आप अभी यकीन ना करें, लेकिन वो हकीकतें हैं और मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं आपको उनसे रोशनास करा दूँ। मैं अपना माजी आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। गो कि ये लम्हात मुख्तसर है, लेकिन फिर भी आप मेरे बारे में अच्छी राय रखती हैं। यहाँ लंदन में आने के बाद भी मेरा वास्ता जिस माहौल से पड़ा, उस माहौल में आपने कभी मेरे बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनी होगी। बल्कि अगर मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूं कि एजाज़ मुझे अपने साथ क्लब ले गया और मुझे उसने अपने रंग में रंगना चाहा, मैंने इसे इनकार कर दिया। एजाज़ और भी बहुत बातें करता रहा, लेकिन अंकल, मैंने उसकी बुराइयों की जानिब तवज्जो नहीं दी। चची जान से ये बातें जब्त ना हो सकी। कहने लगी, एजाज़ तो खैर बुरा इंसान है, लेकिन उससे बुरी बात यह है आकिल मियाँ कि उसने जो कुछ भी किया घर से बाहर किया और तुमने बस, इससे आगे मेरी ज़ुबान बंद हो जाती है। तुमने जो कुछ किया है वो किसी अच्छे और शरीफ खून का काम नहीं था। चची जान का लहजा बेहद तल्ख था। अंकल इलियास हुसैन ने इस पर कुछ ना कहा। मैंने मध्यम अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चची जान, आपका नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई शख्स इस किस्म का इक़दाम करे तो वो इन रियायती अल्फाज का मुस्तहिक भी नहीं होता, बल्कि उसके साथ जो सलूक होना चाहिए वो बहुत बुरा होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूँ जिन पर मुमकिन है आप अभी यकीन ना करें, लेकिन आने वाले वक्त में आपको ये यकीन ज़रूर हो जाएगा। अंकल इलियास हुसैन, आपने आज का अखबार पढ़ लिया? हाँ, क्यों? इलियास हुसैन बोले, उसमें एक खबर है और खासी नुमाया है। ये खबर एक शख्स जगराजन राज आचार्य के घर की तबाही की है। ये घर क्या था? उसने एक इदारा सा बना रखा था जिसे पद्मशाला का नाम दिया जाता है। हाँ, वो खबर मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन इस खबर का हम लोगों से क्या ताल्लुक? आज आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ अंकल इलियास हुसैन, जिन पर आप हैरान होंगे, हंसेंगे, उन्हें झूठ कहेंगे, लेकिन बाद में आपको उनकी सच्चाइयों का यकीन हो जाएगा। अंकल इलियास हुसैन मेरी सूरत देखने लगे। मैंने उनसे कहा, दरअसल मैं अपने माजी के बारे में हमेशा खामोश रहा हूँ और मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। अंकल इलियास हुसैन, मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जहाँ बहुत से बहन भाई थे, बहुत से अफराद थे, बेकसी का आलम था।
हम कुछ ऐसे हालात का शिकार हुए जिनकी वजह से मेरे वालिदैन को अपना घर छोड़ना पड़ा और हम शहर में आ गए। हमारी ज़्यादा तादाद कहीं भी ना छुप सकी। बस फिर जब्बार हुसैन ने हमें सहारा दिया। और क्या आप यकीन करेंगे, जब्बार हुसैन जैसे आदमी कभी ये काम न करते अगर मैं उन्हें हदायत न देता। अंकल अलियास हुसैन सवालिया निगाहों से मुझे देखते रहे। बात उनकी समझ में नहीं आई। मैंने फिर आगे कहना शुरू किया। बचपन ही से लोगों के ख्याल के मुताबिक, और उन लोगों में सबसे पेश मेरे वालिदैन हैं, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उनके ख्याल के मुताबिक मेरे अंदर एक ऐसी कुव्वत पोशीदा है जो दूसरों से अपनी बात मनवा सकती है। मैंने खुद भी ये महसूस किया है कि मैंने जिसे भी जो हुक्म दिया उसने मेरे हुक्म के मुताबिक वही अमल किया। अंकल, मैं इस कुव्वत से सही तौर पर आज तक वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन बहुत सी कहानियाँ मुझे सुनाई गईं और उनमें हमाद यमनी साहब पेश थे। हमाद यमनी जब मुझसे मिले तो उन्होंने इस बात को महसूस किया, और आप यकीन करें कि एक रात उन्होंने मुझे अगवा करके मुझ पर तजुर्बात किए और ये मालूम करना चाहा कि वो कौन सी कुव्वत मेरे जहन में पोशीदा है जिसकी बिना पर लोग मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाती हैं। अंकल अलियास हुसैन, अगर आपको ये बता दूं कि मैं शतरंज के खेल की अलिफ तक से वाकिफ़ नहीं और कुछ नहीं जानता था इसके बारे में, लेकिन इस कुव्वत ने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने जब किसी के साथ शतरंज खेली तो मैं उसे यह हदायत देता रहा कि वो ये चाल चले और ये ना चले। उसकी बिना पर लोग मुझसे हारते रहे। हमारी यमनी साहब यहाँ मुझसे मिले और मेरे उनके दरमियान बहुत से मामलात चले, और इसी दौरान गुरु जगराजन राजाचार्य हमारे रास्ते पर पड़ गया। उसने इंतहाई कोशिश करके ये मालूम करना चाहा कि मेरे जहन में वो कौन सी कुव्वत पोशीदा है। वो सिर्फ इल्म का माहिर था और ये जानना चाहता था कि क्या मेरे पास भी ऐसा ही कोई इल्म है, और सारा खेल इसके लिए शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगा, बस यूँ समझ लीजिए कि वो मेरे खिलाफ अमल करता रहा। हमाद यमनी भी उसका शिकार हुए और उसकी वजह से उन्हें लंदन छोड़कर जापान जाना पड़ा। फिर बहुत से ऐसे मामलात होते रहे अंकल अलियास हुसैन, जिनकी तफसीलात आपके लिए बेकार होंगी। यहाँ तक कि एजाज का केस हुआ। उसने कैथराइन के साथ जो बदसलूकी की वो बहुत खौफनाक थी। उसके अपने ज़राए थे जिनके ज़रिए उसने पद्मशाला में जाकर पनाह ली। मैं भी पद्मशाला पहुँच गया और मैंने वहाँ उसे देखा। जगराजन राज को ये बात मालूम हो गई कि वो मेरा कज़न है। उसने मुझे पेशकश की और कहा कि अगर मैं उसके साथ मिल जाऊँ और उसकी गलत हरकत में उसका साथ दूँ तो वह एजाज की जान बचा सकता है। मैंने इस पर आमादगी का इजहार तो नहीं किया, लेकिन उसने मुझे तंग करने के लिए और आपके यहाँ से मेरा पत्ता कटवाने के लिए एजाज को अल्लाहकार बनाया। एजाज वहाँ से वापस आया और जगराजन राज ही की कोशिश थी कि जेम्स होल्डन ने एजाज को पहचानने से इनकार कर दिया और साफ ये बात कह दी कि ऐसा कोई केस उसके पास दर्ज ही नहीं है। ये जगराजन राज की तमाम कुव्वतों का करिश्मा है। फिर उसने एजाज ही के ज़रिए कोई ऐसा अमल कराया जिसकी बिना पर नगमा बाजी का जहन पलट गया। नगमा बाजी बहुत नफीस खातून है। मैंने हमेशा उन्हें बड़ी बहन की मानंद समझा और उन्होंने हमेशा मुझे छोटे भाइयों की तरह हैसियत दी, लेकिन वो उस सिफली इल्म के ज़ेर असर थी जिनकी बिना पर उन्होंने वो अमल किया और मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं था। हो सकता है अंकल आप अभी तक गलत फहमी का शिकार हों और आपने मेरी बात पर यकीन ना किया हो। मैं सिर्फ ज़ुबानी तौर पर ही आपको इसका यकीन दिला सकता हूँ। मेरे दिल में उनके लिए एक बहन का मुकद्दस रिश्ता मौजूद है और भला उसमें गंदगी का क्या तसव्वुर हो सकता है। वो भी बेकसूर है। आप लोग बराहे करम उन्हें बिल्कुल बेकसूर समझिए। मैं ये तमाम हकीकतें आपको इसलिए बताने आया हूँ कि आपका दिल कम अज़ कम मेरी तरफ से साफ़ हो जाए और आप कोई बुरी बात ना सोच सकें। अंकल, रात को मैं पद्मशाला गया और मेरे और उसके दरमियान एक फ़ैसला कुन मार्का हुआ जिसमें खुदा के फजल से मुझे कामयाबी हासिल हुई। मैं पद्मशाला को तबाह करने में कामयाब हो गया हूँ। जगराजन राज काफ़ी ज़ख्मी है और वो अपने जादू के इल्म के ज़रिए गायब हो चुका है, लेकिन वो जिंदा और मैं जानता हूँ कि अब वो मेरा दुश्मन बन चुका है और हर तरह से मुझ पर वार करने की कोशिश करेगा। चुनाचे ये इतला आपको देने के बाद और ये तफसीलात आपको बताकर मैं यहाँ से जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि जगराजन राज मुझे ना पा सके, लेकिन अगर वो मेरे रास्ते में आया तो फिर मेरा और उसका बेहतरीन मुकाबला होगा। खुदा जिसको चाहे फतह दे और जिसे चाहे शिकस्त, ये उसका अपना हुक्म है। लेकिन मैं आपको जो कुछ मुझे जुमला अधूरा छोड़ना पड़ा चूँकि एजाज गुस्से में बिफरा हुआ अंदर दाखिल हुआ था। उसने खूनी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, जलील, तेरी मजाल कैसे हुई कि दोबारा यहाँ आ सके? तू इस घर में दाखिल ही कैसे हुआ? हमारे टुकड़ों पर पलने वाले तूने हमारे ऊपर ही वार किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एजाज ने आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया। अंकल अलियास हुसैन घबरा कर खड़े हो गए। चची जान भी घबरा गई। और आप लोग इससे बातें कर रही हैं इससे
इस सांप से जिसने हमें ही डसने की कोशिश की थी। एजाज मेरी तरफ देखो, मैंने सर्द लहजे में कहा और उसने खूनी निगाहों से मुझे देखा। मेरा गिरेबान छोड़ दो, मैं बदस्तूर उसी अंदाज में बोला। एजाज की आंखें जूं ही मेरी आंखों से मिली, मेरा सहर उस पर असरअंदाज हो गया। उसका हाथ ढीला पड़ गया और उसने मेरा गिरेबान छोड़ दिया। अब तुम उस गोशे में चले जाओ और सर के बल खड़े हो जाओ। तुम्हें हर कीमत पर यह काम करना है, चाहे तुमसे हो सके या ना हो सके। एजाज दोनों हाथ लटकाए खड़ा मुझे देखता रहा और फिर मशीनी अंदाज में चलता हुआ उस गोशे की जानिब बढ़ गया। उसने उस गोशे में पहुंचने के बाद सर के बल खड़े होने की कोशिश शुरू कर दी। चूंकि वो इसमें मुशाक नहीं था, इसलिए वो बार बार नीचे गिरता। अलियास हुसैन और चची जान का मुंह हैरत से खुला हुआ था। मैं आपसे इसी कुव्वत का तज़किरा कर रहा था। बाहर तौर जो कुछ मुझे बताना था बता चुका। नगमाबाजी से मैं खुद भी नहीं मिलना चाहता। वो मेरी सूरत देखेंगी तो शर्मिंदा होंगी, लेकिन अब वो यकीनी तौर पर उस शहर से आज़ाद हो चुकी होंगी। आप लोगों को जाते हुए छोटा सा तोहफा पेश करना चाहता हूँ। एजाज बहुत सी बुराइयों की जानिब माइल है, लेकिन आज के बाद वो एक काफ़ी अच्छा इंसान होगा। एजाज सीधे खड़े हो जाओ, मैंने उसकी जानिब रुख करके कहा। और एजाज जो बार बार गोशे में सर के बल खड़े होने की कोशिश कर रहा था और गिर रहा था, मैंने उसे अपने करीब बुलाया तो वो मेरे पास पहुंच गया। मैंने सर्द लहजे में उससे कहा, और इसके बाद तुम जो कुछ करते रहे हो वो नहीं करोगे। तुम्हें अंकल अलियास हुसैन का हर हुक्म मानना है। तुम्हें एक अच्छे इंसान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारनी है। खबरदार, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बुराइयों की जानिब मुतवज्जा नहीं कर सकेगी। तुम अंकल अलियास हुसैन के कारोबार में उनका साथ दोगे, हर तरह से उनकी ताबेदारी करोगे। बोलो, क्या तुम ऐसा करोगे? हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है। अच्छा अंकल, अब मुझे इजाज़त दीजिए। इसके बाद मेरा आपके पास रुकना बिल्कुल गैर मुनासिब है। मैं खामोशी से वापस पलटा। अंकल अलियास हुसैन के होंठ खुले, लेकिन आवाज़ नहीं निकल सकी, और कुछ देर के बाद मैं वहाँ से बाहर निकल आया। अब मुझे कोई काम नहीं था। अपने आप को अजीब सी कैफियत का शिकार महसूस कर रहा था। यूं लग रहा था जैसे मैं इस कायनात में तन्हा रह गया हूँ। होटल में वो कमरा मेरे पास अभी तक मौजूद था। एलिस रोडियो से दोबारा मुलाकात का कोई इरादा नहीं था। फिर जहन में ताहिर बका का ख्याल आया। हाँ, एक शख्स और था जो मेरा शनासा था और मुझे बेहतर मशवरा दे सकता था। ताहिर बका दर हकीकत एक पुरस्कार शख्सियत का नाम था। मैं अभी तक उस शख्स के बारे में कोई तफसील नहीं जान सका। अलबत्ता इतना अंदाज़ा मुझे ज़रूर था कि वो हमाद यमनी के लिए हर काम करने पर तैयार रहता है। हो सकता है हमाद यमनी से उसका कोई इतना गहरा ताल्लुक़ हो जो मेरे इल्म में ना हो। बाहर तौर ताहिर बका का ख्याल उस वक्त गनीमत था, चुनाचे मैं उसी की जानिब चल पड़ा। ताहिर बका शायद कोई ख़ास काम वगैरह भी नहीं करता था। कभी तफसील से उसके बारे में गुफ्तगू करने की नौबत ही नहीं आई। अपने ठिकाने पर वो मुझे मिल गया और उसने मुझे देखकर हैरत से होंठ सिकोड़े फिर आहिस्ता से बोला। मेरे जहन में यह ख्याल आया था एक बार, लेकिन यकीन नहीं आता था। आइए अंदर आइए मिस्टर आकिल रफ़ीक। वो मुझे एहतराम से अपने फ्लैट में ले गया और फिर ड्राइंग रूम में बिठाते हुए बोला, पहले आप ये बताइए, किसी शय की हाजत महसूस करते हैं? मेरा ख्याल है मैं कॉफ़ी तैयार करा दूं। हाँ, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया और ताहिर बका बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो वापस आ गया। मैंने उसका चेहरा गौर से देखते हुए कहा, यहाँ तुम्हारे साथ और कौन रहता है ताहिर? कोई ख़ास शख्सियत नहीं। मेरा मतलब है कोई है? नहीं, कोई नहीं, उसने जवाब दिया। फिर कॉफ़ी कौन बना रहा है? खुद बनाऊंगा, ताहिर बका ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे सामने बैठ गया। फिर बोला, अखबार से मुझे पदमशाला की तबाही का इल्म हुआ और ना जाने क्यों मेरे जहन को यह गुमान गुजरा कि कहीं इसमें आपका कोई हाथ तो नहीं मिस्टर आकिल रफ़ीक। मैंने चौंक कर ताहिर बका को देखा, फिर बोला, क्यों? मेरा ख्याल क्यों आया तुम्हारे जहन में? ना जाने क्यों, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी आरज़ू ज़रूर थी कि मैं आपसे मुलाकात करके इस बारे में मालूमात हासिल करूं। ताज्जुब की बात है मिस्टर बका, मैं इतनी बड़ी शख्सियत तो नहीं हूं कि जग राजन राज जैसे ख़तरनाक और शातिर आदमी को कोई नुकसान पहुंचा सकूं, लेकिन आपने मेरे बारे में सोचा। ताहिर बका ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर कहा, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोल सकूंगा मिस्टर ताहिर बका। हकीकत यही है कि पदमशाला को मैंने तबाह कर दिया है। ताहिर बका चौंक कर मेरी सूरत देखने लगा तो मैंने उसे तमाम तफसीलात बताईं। इस सिलसिले में जो छुपाने की बात थी वो मैंने छुपा ली, लेकिन गुरु जागराज के बारे में पूरी तफसील मैंने बता दी और ये भी बता दिया कि वो शायद ज़ख्मी हो गया है और मेरी निगाहों से ओझल हो गया है। ताहिर बका का चेहरा चमकने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। फिर उसने कहा कि आप यकीन करेंगे इस बात पर मिस्टर आकिल रफ़ीक
कि हमाद यमनी साहब ने इसकी पेशन गोई की थी। क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। उन्होंने मुझसे कहा था कि जगराजन राज अगर मारा गया तो सिर्फ आकिल रफ़ीक के हाथों मारा जाएगा। अगर वो खुद भी अक्लमंद है और उसके इल्म में ज़रा भी ताकत है तो वो आकिल रफ़ीक से बचने की कोशिश करेगा, और अगर उसने ये कोशिश नहीं की तो फिर उसे बदतरीन हालात का शिकार होना पड़ेगा। हो सकता है ये हालात उसे मौत की दहलीज तक ले जाएं। मुझे उस वक्त आकिल रफ़ीक साहब हमाद यमनी के अल्फाज पर हैरत हुई थी, लेकिन आज ये साबित हो गया है कि उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त था। मगर वो मौत के घाट नहीं उतरा, बल्कि अपने पुरस्रार इल्म से काम लेकर मेरी निगाहों से ओझल हो गया है। और उसका जिंदा रहना जिस कदर खतरनाक है उसका अंदाज़ा तुम्हें भी होगा मिस्टर ताहिर बका। ताहिर बका ने मुझसे इत्तफाक किया। वो कहने लगा, हाँ, वो एक ज़ख्मी सांप बन चुका है और यकीनन वार करने की कोशिश करेगा। मैं लंदन छोड़ना चाहता हूँ मिस्टर ताहिर बका, और इस सिलसिले में आपको एक बार फिर मेरी मदद करना होगी। ताहिर बका ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और बोला, ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं होगा। ताहम मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। आप जापान चले जाएं हमाद यमनी साहब के पास। यकीनी तौर पर वहाँ पहुँचने के बाद आप बेहतर तरीके से अपनी आइंदा ज़िंदगी के रास्ते तय कर सकेंगे। मैं चंद लम्हात सोच में डूबा रहा। ताहिर बका उठकर बाहर निकल गया और कुछ देर के बाद वो कॉफ़ी ले आया। बेहतरीन कॉफ़ी थी। उसके साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी थीं जिनके खाने में मैंने तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया। ताहिर बका ने थोड़ी देर के बाद मुझसे पूछा, तो फिर क्या ख्याल है, आप जापान जाएंगे? नहीं ताहिर बका, अभी नहीं। क्यों? मैं समझा नहीं। मैंने अभी तक दुनिया में दूसरों के शानों पर बैठकर सफ़र किया है। मुझे अपने आप को आजमा लेने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं खुद क्या हूँ। नहीं, मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा आपको। बेहतर तरीका यही है कि आप जापान चले जाएं और वहाँ हमाद यमनी साहब को तमाम तफसील बता दें। कम अज़ कम वो आपको कोई बेहतर मशवरा दे सकेंगे। वैसे भी शायद ये बात आपके इल्म में हो कि उन्होंने मुझे खुसूसी तौर पर आपका ख्याल रखने का हुक्म दिया था। आपका और हमाद यमनी का बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ताहिर बका, लेकिन इस वक्त मैं जापान उनके पास नहीं जाना चाहता। तो क्या आप अपने वतन वापस जाएंगे? वतन? नहीं, मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा। तो फिर क्या इरादा है? इन दोनों जगहों के अलावा मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ज़रा देखूँ तो सही इस दुनिया की वुसअतें। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। ताहिर बका कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का कि आपकी हर खुशी की तकमील करूँ। आप मुझे बताइए, आपका क्या इरादा है? जापान और मेरे अपने वतन के अलावा तुम कहीं भी मेरे जाने का बंदोबस्त कर दो। बाकी जहाँ तक रहा मामला वहाँ रहने का और अपने आप को हालात में जम करने का, तो ये काम मैं खुद करूँगा। देखो, दरअसल ये मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं अगर आम हालात में ज़िंदगी गुजार रहा होता तो जाहिर है इस वक्त सीधा अपने वतन ही का रुख करता, बल्कि शायद ये नौबत पेश ना आती, बल्कि शायद अपने वतन से यहाँ तक आ भी ना पाता। लेकिन अब जबकि ये तमाम कैफियतें मुझ पर नाजिल हो गई हैं तो मेरे लिए लाजमी है कि कम अज़ कम अपनी मुकम्मल शनाख्त तो कर लूँ। यहाँ से मैं बआसानी कहाँ जा सकता हूँ? मैंने कहा ना, जहाँ आप पसंद करें ये इंतज़ाम करना मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर तुम मुझे स्पेन भिजवा दो। स्पेन का तस्वुर क्यों आया आपके जहन में? यकीन करो, इस तस्वुर का कोई ख़ास मकसद नहीं था, यूं ही बस अचानक जहन में एक नाम आ गया। तो फिर मैं आपके लिए ऐसे इंतज़ामात किए देता हूँ कि आप दुनिया के हर मुल्क में घूम लें, जहाँ जाना चाहें चले जाएं, और इस तरह आपके अपने मकसद की तकमील भी हो जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है? मैं इसे मुमकिन कर दिखाऊंगा। एक ऐसा पासपोर्ट बनवाता हूँ आपके लिए जिसमें दुनिया भर की सियाहत के इंतज़ामात हों और आप जहाँ चाहें बआसानी चले जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूँ ये एक शानदार काम होगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन एक दरख्वास्त तो कर सकता हूँ आपसे। हाँ, कहो। यहाँ से रवाना होने से पहले आप सिर्फ मेरे पास रहें। मैं आपको यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचा दूँ। आपका जहाज़ फ़िज़ा में चला जाए, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। देखिए, मैंने आपकी एक बात मान ली, लेकिन दूसरी बात आपको मेरी मान लेनी चाहिए। मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, वैसे भी मैं होटल में रह रहा हूँ और तुम्हारे पास रहने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। ताहिर बका ने खामोशी से गर्दन हिला दी और इसके बाद वो खुद मेरे साथ जाकर होटल से मेरा मुख्तसर सामान ले आया। एलिस रोडियो के बारे में अब मुझे कुछ इल्म नहीं था। वैसे भी मैं उससे मिलना नहीं चाहता था। ख्वामखा मेरी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो, ये बात मुझे नापसंद थी। ताहिर बका के साथ तकरीबन एक हफ़्ता गुजारना पड़ा और इस एक हफ़्ते में मैंने सिर्फ गौर व फिक्र करते हुए ही वक्त गुजारा। ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़ लेता, लेकिन अखबार में उसके बाद पदमशाला के बारे में कोई खबर नहीं आई, ना ही कोई और ऐसी इतला मिली जो मेरे लिए बाइस दिलचस्पी होती। अंकल अलियास हुसैन की तरफ भी
अब रुख नहीं करना चाहता था। कई बार दिल में आया कि उन्हें टेलीफोन करूं, लेकिन फिर जानता था कि बात ख्वामखा आगे बढ़ेगी। इन सारे चक्करों से निकलना ही चाहिए। अगर अंकल इलियास हुसैन मेरे घर मेरे बारे में इतला भेज भी देते तो जाहिर है वहाँ मेरे लिए कौन फिक्रमंद था। वैसे इस दौरान जितनी रकम मैंने उन लोगों को भेजी थी, अगर उसे सही तौर इस्तेमाल किया जाए तो कम से कम उन लोगों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता था। उन्हें सर छुपाने का ठिकाना मिल सकता था। मैं अभी से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता था। तबीयत पर अजब बेजार कुन कैफियत तारी थी। और फिर जब ताहिर बका ने मुझसे कहा कि मेरे सफ़र का बंदोबस्त हो गया है और तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं तो मुझे खुशी हुई। ताहिर बका भी खासा अजीब इंसान था। मेरा ख्याल है पूरी इसरारियत में वो भी हमाद यमनी से किसी तरह कम नहीं था। और एक ख़ास बात जो मैंने महसूस की थी वो उसके फ्लैट का माहौल था। ना जाने क्यों हमेशा ही मुझे ये महसूस होता रहता कि फ़्लैट में सिर्फ मैं और ताहिर बका नहीं हैं, बल्कि कोई और ऐसी गैर मरई कुव्वत भी है जिसके बारे में अंदाज़ा नहीं हो पाता। अक्सर मैंने ताहिर बका की आवाज़ तन्हाई में सुनी थी, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। एक बार जब मैंने उससे सवाल किया तो वो मुस्कुरा कर बोला कि उसे खुद कलामी की आदत है और अक्सर वो अपने आप से बातें करने लगता है। लेकिन मैंने उसकी ये बात तस्लीम नहीं की। बहरहाल ये ऐसा मसला नहीं था जिस पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता। मुझे करना ही क्या था। इस मालूमात को हासिल करके ताहिर बका ने मेरे कागजात वगैरह तैयार कर दिए। दूसरी चंद चीज़ें भी हम दोनों ने बाजार से खरीदी थीं। अभी तक मुझे कोई ऐसा हादसा नहीं पेश आया था जो मेरे लिए तरद्दुद का बायस होता। ये कहानी अभी जारी है। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज़ की अगली कहानी में, जिसका नाम है पुरिसरार अलूम।